सो गाइस, हमारी लास्ट वीडियो में चैट एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि वो वीडियो देखने के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक रिएक्ट आना चाहिए। तो जितना भी रिएक्ट उसके लिए रिक्वायर्ड है वो सारा हमें आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम इसमें बिल्कुल बेसिक सीखेंगे रिएक्ट का, सीखेंगे कि कैसे उसमें कंपोनेंट्स वर्क करते हैं, उसमें वर्क स्ट्रक्चर क्या होता है और JSX क्या होता है। और जो बाकी रिएक्ट के टॉपिक हैं जैसे यूज स्टेट और रिएक्ट हुक्स, रिएक्ट राउटर डॉम, वो सारे टॉपिक्स जो हमारा पार्ट 2 आएगा चैट एप्लीकेशन का, उसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से सीख रहे होंगे, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यह आती है कि React.js है क्या और हमें उसका यूज करना क्यों है भाई, क्योंकि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से हम इजीली वेबसाइट्स बना रहे थे। तो React.js एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी क्या होती है, उसके अंदर बुक्स होती है ना, इसी तरह से एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जहाँ पे जावास्क्रिप्ट के प्री डिफाइंड फंक्शंस पैकेजेस के फॉर्म में होते हैं जिनको कि हम इजीली इंपोर्ट करके अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। ये कोई अलग लैंग्वेज नहीं है, आपको रिएक्ट को सीखने के लिए कोई और लैंग्वेज नहीं सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो बेसिकली आपको रिएक्ट भी आती है, बस आपको उसमें जो फंक्शंस यूज होते हैं बस उन्हें यूज करना सीखना है और जो उसका बेसिक सिंटैक्स होता है उसे सीखना होता है। अब देखते हैं कि React.js हमें यूज क्यों करना है। तो ये है उसके कुछ फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर तो है JSX। अब ये JSX क्या होता है, तो हम JSX के मदद से जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों एक ही फाइल में एक संग लिख सकते हैं। तो अगर आप इधर देखेंगे कि हम JSX की मदद से हमने कैसे एक विद JSX फंक्शन बनाया है और यहाँ पे इसके अंदर हम div टैग लगा रहे हैं, h1 टैग भी लगा रहे हैं और उसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख रहे हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे JSX का यूज ना करें तो हमें ऐसा div टैग एक फंक्शन के अंदर बनाने के लिए एक create element टैग का यूज करना पड़ेगा और उसके बाद हमें एक और create element टैग यूज करना पड़ेगा ताकि हम h1 टैग बना पाएं। तो आप देख सकते हैं इतने लंबे प्रोसेस की बजाय हमने कितनी सिंपल वे में यहाँ पे अपना एलिमेंट बना लिया, इसीलिए हम React.js में JSX का यूज करते हैं। अब इसका दूसरा फीचर है कंपोनेंट सिस्टम। अब ये कंपोनेंट सिस्टम क्या है, तो यहाँ जो React.js की ऑफिशियल साइट है हम उसी की मदद से देखेंगे कि कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है। तो इस React.js की वेबसाइट में ये जो आपको नैप बार दिख रहा है तो ये एक अलग कंपोनेंट है और ये जो इसके नीचे आपको बैनर दिख रहा है ये एक अलग कंपोनेंट है और उसके नीचे का टेक्स्ट एक अलग कंपोनेंट है। तो हम इस तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा बैनर, ये इसके नीचे का टेक्स्ट और ऊपर का नैप बार, ये तीनों ही एक अलग कंपोनेंट है। और इससे क्या होता है, ये कंपोनेंट हमने बांट दिए ठीक है, पर इससे होगा क्या, तो इससे ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे ये जो बैनर वाले कंपोनेंट है इसमें कुछ चेंज करता हूँ तो ये हमारा पूरा यहाँ पे जो चेंजेस नहीं होंगे सिर्फ और सिर्फ बैनर वाले कंपोनेंट में होंगे, क्योंकि हमारी रिएक्ट सिर्फ उसी कंपोनेंट में चेंज करती है जिसमें कि करना होता है और बाकी कंपोनेंट को वैसा का वैसा रखती है। तो इसकी वजह से जो हमारी वेबसाइट है उसकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं डॉक्स पे क्लिक करूँ तो सिर्फ नीचे वाला पार्ट चेंज हुआ है, पूरी वेबसाइट लोड नहीं हुई है। लेकिन अगर हम कोई नॉर्मल वेबसाइट बनाते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से, तो वहाँ पे कुछ भी चेंज करने में डॉम पे पूरी की पूरी वेबसाइट वापस से रीलोड हो जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फीचर है React.js का। अब तीसरा हमारे पास फीचर है वन वे डेटा बाइंडिंग। तो अब ये क्या होती है, तो वन वे डेटा बाइंडिंग का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे ये जो डेटा ट्रांसफर होता है वो होता है पेरेंट कंपोनेंट से और चाइल्ड कंपोनेंट में। और अगर हमें इसका वाइस वर्सा करना होता है तो हमें कुछ कॉल बैक फंक्शन का यूज करना होता है। तो इस चीज की वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी बेटर हो जाती है। ये काफी सिंपल भी है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि JSX के यूज से हमने कैसे कितने बड़े कोड को 2-3 लाइंस में कर दिया था। और इसके पास एक वर्चुअल डॉम भी होती है और इसका भी वही यूज है। वर्चुअल डॉम की मदद से ये परफॉर्मेंस इसकी फास्ट बनाती है और एक यूजर को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो बेसिकली अगर हम कंक्लूजन निकालें तो React.js की जो बनी हुई वेबसाइट होती है वो नॉर्मल वेबसाइट से बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बहुत ही ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होती हैं। इसी वजह से React.js काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बड़ी बड़ी कंपनियां भी जैसे Netflix, YouTube और Facebook अपनी वेबसाइट्स को बनाने में React.js का ही यूज़ करती हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होंगी और अब हम अपना एक React.js का प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक React.js का प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए Node.js। तो अगर आपके पास Node.js नहीं है तो यहाँ पे Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आप उसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद आपको उस फोल्डर में आना है जहाँ पे आप रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और वहाँ पे फिर आपको ऊपर लिखना है CMD और यहाँ पे हमारा विंडो पावरशेल खुलने के बाद
आप यहाँ पे सिंपली कमांड डाल सकते हैं एक रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने का। और अगर आपको नहीं याद रहता कि रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने का कमांड क्या है, तो आपको सिंपली गूगल पर डालना है क्रिएट रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे आपको सिंटैक्स दिख जाएगा जिससे कि आप एक नया रिएक्ट ऐप बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो ये मुझे दिख रहा है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप। तो बेसिकली Node.js आपको पता ही है कि एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है, और अगर मैं थोड़ी और इजी लैंग्वेज में कहूँ तो उससे हम काफ़ी सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं जिसको कि हम अपनी React.js में यूज़ करेंगे। अब यहाँ से मैं इस पूरे को कॉपी करके अपने कमांड लाइन में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो npx और क्रिएट रिएक्ट ऐप लिखा है, तो ये तो हमारे सिंटैक्स का ही पार्ट है, पर ये जो माई ऐप है ये है प्रोजेक्ट का नेम। तो यहाँ पे माई ऐप को हटा के आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बनना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे इसे कुछ मिनट्स लगेंगे, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। तो स्पेलिंग मिस्टेक होने की वजह से मैंने वो कैंसिल कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड डाल दिया था स्पेलिंग सही करके, और यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो गया। तो अपने फोल्डर में चल के देखते हैं। तो देखिए इस फोल्डर में यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर बन गया है, और इसी के अंदर ही हमारी पूरी रिएक्ट ऐप है। तो अब इसे VS कोड में खोल लेते हैं। अब यहाँ VS कोड में खोलने के बाद हम इसे रन करेंगे। तो रन करने के लिए हमें इसमें एक कमांड डालना होगा, और वो कमांड क्या है, तो यहाँ पे जहाँ पे रिएक्ट प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हुआ है यहाँ पे भी आप वो कमांड देख सकते हैं, npm start कमांड है, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक न्यू टर्मिनल खोला है, और न्यू टर्मिनल में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ npm start। तो npm start डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, और ये हमारा जो डेवलपमेंट सर्वर है उसे स्टार्ट कर रहा है। तो ये देखिए हमारी ये रिएक्ट ऐप खुल गई है, और अभी हम समझेंगे कि ये अभी ऐसी क्यों आ रही है और ये रिएक्ट का लोगो कैसे घूम रहा है। तो यहाँ पे पहले तो हम इसका फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम आते हैं package.json फाइल पे। तो package.json फाइल क्या करती है, आप इसे अपने प्रोजेक्ट का एक इंडेक्स पेज समझ सकते हैं। ये उसकी सारी डिटेल्स और उसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स आपने इंस्टॉल कर रखे हैं उन सब की डिटेल्स रखती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नेम आ रहा है, इसका वर्जन आ रहा है, और डिपेंडेंसीज यानी कि पैकेजेस आपने कौन कौन से इंस्टॉल कर रखे हैं वो सब यहाँ पे जैसे जैसे आप इंस्टॉल करेंगे वो आते जाएंगे। अभी करेंटली आपने एक रिएक्ट लाइब्रेरी का पैकेज इंस्टॉल कर रखा है, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट और वेब वाइटल्स, ये कुछ आपने डिपेंडेंसीज अभी इंस्टॉल कर रखी हैं। और उसके बाद नंबर आता है पैकेज log.json फाइल का। अब ये बेसिकली इसी इंडेक्स फाइल की एक डिटेल्ड इंडेक्स फाइल है, यानी कि इसमें तो हमारे जितनी भी डिपेंडेंसीज या पैकेजेस का है हमने इंस्टॉल कर रखे हैं उन सब के नाम आते हैं और वर्जन आते हैं। और ये पैकेज log.json फाइल में जो उन डिपेंडेंसीज के अंदर, उन पैकेजेस के अंदर जो फीचर्स हैं उन सभी का यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, उनके सभी के वर्जन और सारे फंक्शंस यहाँ पे लिस्ट होते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये दोनों फाइल का यूज़ क्या है। ये तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों जो फाइल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि सपोज आपको ये पूरा रिएक्ट प्रोजेक्ट किसी के संग शेयर करना है तो आप ये पूरा फोल्डर शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है ना, इसके अंदर हमारे जितने भी रिएक्ट की लाइब्रेरी के पैकेजेस हैं जो अभी हम करंटली यूज़ करेंगे, ऑफकोर्स हम बाद में जैसे जैसे और फीचर्स डालेंगे तो उन्हें हमें इंस्टॉल करना होगा, लेकिन अभी जितने पैकेजेस इसमें इंस्टॉल है उन्हीं का यहाँ पे साइज ऑलमोस्ट 200 MB है। तो अगर हमें इसे गिटहब पे भी पुश करना हो तो 200 MB साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में package.json फाइल है ये बहुत काम आती है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जब भी हमें रिएक्ट प्रोजेक्ट को गिट पे पुश करना होगा तो सिंपली हम गिट इग्नोर में, ये जो गिट इग्नोर आपको यहाँ पे फाइल दिख रही है, इसमें हम वो चीज़ें डालते हैं जो हम चाहते हैं कि गिट पे पुश ना हो। तो यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं, नोड मॉड्यूल्स डाला हुआ है ना, तो जब भी हम इस प्रोजेक्ट को गिट पे पुश करेंगे तो ये नोड मॉड्यूल्स वाला फोल्डर पुश नहीं होगा और बाकी सारे फोल्डर पुश हो जाएंगे। तो सपोज गिटहब से कोई यूजर हमारा कोड लेना चाहता है तो बेसिकली वो सारे फोल्डर्स को कॉपी करेगा, package.json फाइल को भी वहां से उठाएगा, वो VS कोड के अपने टर्मिनल में डाल देगा npm install। तो वो यूजर सिंपली npm install यहाँ पे कमांड रन कर सकता है और उसके बाद जितने भी हमारे नोड मॉड्यूल्स के मॉड्यूल्स हैं
वो सारे के सारे उसके पीसी में यहाँ पे फोल्डर बन के इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है package.json फाइल की वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे हमने इन तीनों फाइल्स के देख लिया है, नोड मॉड्यूल्स भी समझ लिया है कि इसके अंदर हम जो भी मॉड्यूल्स इंस्टॉल करते हैं यूज़ करने के लिए उन सब का कोड होता है। और इसके बाद हम आते हैं पब्लिक फोल्डर पे। तो ये पब्लिक फोल्डर के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे HTML फाइल और कुछ लोगोज है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इनको हटा देता हूँ, तब भी कुछ ऐसा खास फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे जो मेन चीज़ है हमारी इस पब्लिक फोल्डर के अंदर वो है index.html फाइल। तो एक बार इसे खोल के देख लेते हैं। तो ये मैंने कमेंट्स हटा दिए। तो इसके बाद आप देखेंगे कि जो अभी काफ़ी अजीब सी ये HTML फाइल लग रही थी, अब ये कितनी सिंपल वे में आपके सामने आ गई है। यहाँ पे कुछ लिंक्स यहाँ पे इंसर्टेड हैं और उसके बाद यहाँ पे टाइटल है हमारा रिएक्ट ऐप, और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपको एक डिव दिखेगा जिसकी की आईडी है रूट। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल वे में index.html फाइल दिख रही होगी, लेकिन हम यहाँ पे index.html फाइल में हमारे कोई कंपोनेंट्स नहीं बनाते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको जो बूटस्ट्रैप या कोई भी अगर आप फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लिंक आप यहाँ पे टाइटल के ऊपर डाल सकते हैं। बाकी जो हमारा सारा वर्क होता है वो होता है SRC फोल्डर के अंदर। तो ये SRC फोल्डर के अंदर भी मैं जो अननेसेसरी चीज़ें हैं वो अभी के लिए हटा देता हूँ। मतलब इनका यूज़ है बट अभी हमारे लिए यूज़ नहीं है कोई इनका। एक index.js, index.css, app.js और app.css। अब यहाँ पे ये जो index.js है ये डायरेक्टली लिंक है हमारी index.html फाइल से। तो बेसिकली इस index.js फाइल के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो app.js है इसका यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है। तो अगर मैं इसकी वर्किंग आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे जो हमारी index.html, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल होती हैं वो तो एक दूसरे से लिंक होती हैं। उसके बाद यहाँ पे होती है एक app.js फाइल जो कि हमारे index.js से डायरेक्टली लिंक होती है। और इसी app.js फाइल्स के अंदर हम जितने भी कंपोनेंट्स बनाते हैं, सपोज हमें नैप बार बनाना है अपनी वेबसाइट का, तो हम एक napbar.js फाइल बनाएंगे, उसमें हम नैप बार डिज़ाइन करेंगे वेबसाइट का, उसके बाद उस फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे और उसके बाद उसे app.js में इंपोर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जितने भी हम कंपोनेंट होते हैं उन सभी कंपोनेंट्स को उनकी रेस्पेक्टिव फाइल्स में से एक्सपोर्ट करते हैं और app.js में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से इंपोर्ट हो के app.js में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब आ जाते हैं और यहाँ पे एक ट्री स्ट्रक्चर टाइप का बन जाता है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी थ्योरी देख ली है और अब वक्त आ गया प्रैक्टिकली देखने का कि ये सब चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो अब पहले तो जो मैंने चेंजेस किए थे, यहाँ पे कुछ फाइल्स डिलीट करी थी, उनकी वजह से यहाँ पे कुछ एरर्स आ गए हैं। पहले तो इन एरर्स को रिजॉल्व करते हैं और उसके बाद हम एक React.js की वेबसाइट बनाना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला एरर तो आपको दिख रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, कांट रिजॉल्व डॉट रिपोर्ट वेब वाइटल्स। तो यहाँ पे जो हमने रिपोर्ट वेब वाइटल्स की फाइल डिलीट करी थी उसकी वजह से हो रहा है। तो जहाँ जहाँ रिपोर्ट वेब वाइटल्स हैं मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे index.js में आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट वेब वाइटल्स फंक्शन रन हो रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं। और यहाँ थोड़ा ऊपर आके यहाँ पे रिपोर्ट वेब वाइटल्स इंपोर्ट हो रहा है, तो इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ सेव करेंगे तो यहाँ एक एरर जा चुका है और दो एरर जा चुके हैं। यहाँ पे बस लोगो का एरर आ रहा है। तो लोगो का एरर जो है वो यहाँ पे आई थिंक app.js में आ रहा होगा। तो यहाँ पे app.js में ऐसा करते हैं, हम जितना भी कोड लिखा है सबकी सब हटा देते हैं और इस app.js को बिल्कुल स्क्रैच से बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसका जो कोड है उसे स्ट्रक्चर किया जाता है। तो हम यहाँ पे कुछ इसी तरह की वेबसाइट ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बनी है और हमें इसी तरह की वेबसाइट एक बनानी है, इसी तरह का डिज़ाइन React का यूज़ करके। तो यहाँ app.js में मुझे सबसे पहले React इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा import React from कोट्स लगा के React। तो इन दोनों में यही चेंज है कि यहाँ पे कैपिटल आर है और यहाँ स्मॉल आर है। तो यहाँ मैंने React लाइब्रेरी से यहाँ पर React इंपोर्ट कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे इस कंपोनेंट को या तो एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बना सकता हूँ या क्लास बेस्ड कंपोनेंट। यहाँ पे दो ही टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, तो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होता है उसमें हमें सिंपली यहाँ पे कॉन्स्ट लिखना होगा, फिर हम नेम डालेंगे उसका और फिर यहाँ पे एक फैट एरो फंक्शन हम बना लेंगे। और यहाँ पे फैट एरो फंक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न। अब ये रिटर्न में मैं यहाँ पे एक आपको h1 टैग लगा के दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे अगर मैं H1 टैग लगाऊँ और यहाँ पे लिखूँ हेलो और इसे करता हूँ सेव, तो यहाँ पे देखते हैं ये एक्सपोर्ट ओके। तो हमने अभी यहाँ पे ये जो हमारा app.js है इसे एक्सपोर्ट नहीं किया है, हमें इसे एक्सपोर्ट भी करना होगा। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बना लिया है app.js में, यहाँ पर रिएक्ट भी इम्पोर्टेड है। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर जो भी हमारा डिज़ाइन हमें करना है वो हम करते हैं और उसके बाद हम उसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि index.js में ये पहले से ही इम्पोर्टेड है। तो अब मैं इसे करता हूँ सेव और यहाँ पे आप देखेंगे कि हेलो लिखा आ गया है। तो ये था एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। अब इतना सब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है ES7 प्लस React Redux React Native Snippets। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा कि आपको ये जो नीचे जावास्क्रिप्ट आपको लिखा दिख रहा है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जगह आपको चूज़ करना होगा React जावास्क्रिप्ट। और इसको करने के बाद देखिए मैं इस पूरे को क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिर्फ 3 लेटर्स लिखूँगा RFC और एंटर मारूंगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने आप यहाँ पे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बन के रेडी हो गया है। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नीचे किया था, तो वो भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑल क्लियर करूँ और अगर लिखूँ RFCE, तो देखिए जैसा हमने बनाया था, पहले रिएक्ट इंपोर्ट किया, फिर एक फंक्शन बनाया था और उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया था हमारी ऐप को, तो बिल्कुल सेम टाइप का यहाँ पे हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बन गया है। और फिर ये जो हमारा डिव है, यहाँ पे हम इसे कुछ भी क्लास नेम दे सकते हैं, तो मैं क्लास नेम इसे ऐप दे देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे जो भी लिखूँगा वो यहाँ पे आपको आउटपुट में रिटर्न होते हुए दिख रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये हेलो रिटर्न हो गया। तो आप देख ही सकते हैं कि यह है एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होते हैं। तो फिर से मैं इसे ऑल क्लियर कर देता हूँ और इसके बाद अगर हम लिखेंगे RCC और एंटर मारेंगे, तो आप देख सकते हैं ये एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो ये बेसिकली ES6 का सिंटैक्स फॉलो कर रहा है, एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो ये भी सेम ही चीज़ होती है इसके अंदर भी, बस इसका थोड़ा लिखने का तरीका अलग है और इसके अंदर जो हम रिएक्ट हुक्स और बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं उनका थोड़ा सिंटैक्स चेंज हो जाता है। बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट ही यूज़ करें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स और कन्फ्यूजिंग होते हैं बिगिनर्स के लिए। तो यहाँ पे मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और लिखता हूँ RFC और वापस अपना फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बना लेता हूँ यहाँ पे। और ये जो हमारा डिव है, इसकी मैं वापस से क्लास नेम, यहाँ पे आप क्लास नेम कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आपकी पर्सनल इच्छा पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक नैप बार बनाना है। तो देखें, तो आप समझ गए होंगे कि हम कोई भी कंपोनेंट बनाएंगे तो उसमें हमें पहले तो रिएक्ट इंपोर्ट करना होगा और उसके बाद हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट या क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो भी उसे बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये फंक्शन बनाना होगा और फिर रिटर्न लिख के हम जो भी उसमें कोड लिखेंगे वो रिटर्न होगा। और एक और चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि ये जो रिटर्न है इसके ऊपर हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे console.log लिखूँ और यहाँ पे लिख दूँ हेलो और इसे करूँ सेव, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे कंसोल में ये हेलो रिटर्न हो रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको तो हटा देते हैं हम, और उसके बाद इसे सेव करने के बाद हम एक नया कंपोनेंट बनाएंगे जिसका कि नाम होगा navbar.js। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैंने एक कंपोनेंट के नेम, आप देख रहे होंगे कि सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के जो नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली एक कन्वेंशन होता है रिएक्ट में कि आपको हर कंपोनेंट का नेम कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रिएक्ट का वर्क प्रोसेस कुछ ऐसा है कि रिएक्ट उसे एक HTML टैग मान लेता है। तो यहाँ navbar.js में भी हमें सेम चीज़ करनी है। पहले तो हमें एक इंपोर्ट करना है रिएक्ट और उसके बाद हमें यहाँ पे एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बनाना है, जैसे कि हमने यहाँ पे app.js में बनाया है। तो उसके लिए हम पहले की तरह RFC लिख देंगे और एंटर मारेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इंपोर्ट हो गया रिएक्ट और उसके बाद हमारा फंक्शन बन गया है जिसका नेम सेम हमारे कंपोनेंट जैसा है। तो अब यहाँ पे हम ये जो डिव है रिटर्न के अंदर, यही हमारा मेन डिव होता है हर कंपोनेंट का। तो यहाँ पे हम क्लास नेम डालेंगे navbar। अब इस navbar क्लास नेम डालने के बाद इसके अंदर एक हेडिंग टैग डालेंगे और हेडिंग देंगे हम कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आया। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि भाई यहाँ पे हमने navbar को एक्सपोर्ट तो कर दिया है लेकिन उसे app.js में इंपोर्ट ही नहीं किया अभी।
तो यहाँ पे पहले तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं करूँगा इंपोर्ट navbar फ्रॉम ./navbar। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट के बाद जो भी हमें कंपोनेंट इंपोर्ट करना होता है उसका नेम लिखते हैं विदाउट एक्सटेंशन, क्योंकि यहाँ एक्सटेंशन JS है लेकिन वो हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमें नेम लिखना है। और उसके बाद फ्रॉम लिखने के बाद हम उसका पाथ लिख देते हैं। तो ये हमारा navbar इंपोर्ट हो गया है। अब इसके बाद ये जो हमारा div है, यही मेन div होता है, तो इसकी क्लास नेम आप कुछ भी रख सकते हैं ऑफ कोर्स। इस div के अंदर हम लोग ये जो navbar कंपोनेंट है इसे डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने navbar कंपोनेंट डाल दिया। अब यहाँ पे अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो navbar वाला कंपोनेंट है जिसके अंदर मैंने हेडिंग टैग डाला है, तो वो navbar कंपोनेंट यहाँ पे आ गया है। और अगर मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा div है जिसकी क्लास नेम है ऐप, और उसी के अंदर ये रहा हमारा div जिसकी क्लास है navbar, जिसके अंदर हमारे हेडिंग टैग है जिसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट लिखा है। तो अब आप समझ ही रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया आ रहा होगा कि कैसे वर्किंग होती है रिएक्ट में। अब इसके बाद हमें इसे स्टाइल करना है, क्योंकि हमें इसे कुछ इस तरीके का बनाना है। तो डेफिनेटली हमें इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना होगा और उसे टेक्स्ट लाइन सेंटर करना होगा। बट हम इसे स्टाइल कैसे करेंगे? तो स्टाइल करने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये कि हम सिंपली यहाँ पे ये जो div है यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग करें। इनलाइन स्टाइलिंग मीन्स यहीं पे हम यहाँ पे स्टाइल टैग लगाएं, उसके बाद ये एक और कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे ये लिखें टेक्स्ट अलाइन, और इसका टेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ सेंटर, और फिर यहाँ पे कॉमा लगा के अब बैकग्राउंड कलर, तो इसका बैकग्राउंड कलर मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर दूंगा ब्लैक। तो मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। अब मैं इसे सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे स्टाइलिंग आ गई है, और वो उसका कलर और वाइट करना होगा तब वो एक्चुअली हमें दिखेगा। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें कि इनलाइन स्टाइलिंग में क्या है कि ये टेक्स्ट अलाइन अगर आप देखें हमने लिखा है तो ये कैमल केस में लिखा है। तो इनलाइन स्टाइलिंग में यही होता है, हमें कैमल केस में जो भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं CSS की वो लिखनी होती है। इसलिए अगर आप इनलाइन स्टाइलिंग नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, और दूसरा ऑप्शन है कि ये जो navbar.js है इसी की तरह आप यहाँ पे एक src में ही फाइल बना लें जिसको आप नाम देंगे navbar.css। और ये करने के बाद ये जो navbar.css के अंदर आप जो भी स्टाइलिंग करेंगे वो इसमें आती जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा navbar.css को navbar.js के कंपोनेंट में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट, फिर कोट्स लगा के यहाँ पे हम सिर्फ पाथ लिख देंगे, तो ./navbar.css। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे ये जो हमारी navbar क्लास है उसके थ्रू यहाँ पे अगर मैं स्टाइल करूँ और यहाँ कर दूँ मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक और सेव करूँ, तो ये देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो गया हमारा ब्लैक। और यहाँ पे अगर मैं कलर कर देता हूँ वाइट तो कलर हो जाएगा हमारा वाइट। ये देखिए, अब जो तीसरा मेथड है स्टाइल करने का वो मैं बताता हूँ। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारा navbar कंपोनेंट है छोटा सा और उसमें स्टाइलिंग भी हम बहुत थोड़ी सी करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसका CSS का जो फाइल है वो बिल्कुल अलग बनाएं। हम एक चीज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ये जो navbar.css फाइल है इसे डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे डिलीट कर दिया है। ये जो app.css आपको दिख रही है ना, तो आप यहाँ जाएंगे और ये जो भी लिखा है मैं ये सब हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आप navbar क्लास को स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे मैं navbar क्लास में बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ ब्लू। अब क्या करना है कि इस app.css को हमें navbar.css की जगह इंपोर्ट करना है navbar.js में। तो यहाँ जो मैंने navbar.css इंपोर्ट करी है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ app.css और करता हूँ सेव। तो ये देखिए यहाँ पे ये CSS परफेक्टली वर्क कर रही है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें कोई भी CSS फाइल बनानी है और जिस भी रिएक्ट कंपोनेंट में हम उसे इंपोर्ट करेंगे वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो अब थोड़ी ठीक से स्टाइलिंग कर लेते हैं इसकी। तो navbar का जो बैकग्राउंड कलर है वो तो मुझे करना है ब्लैक, और इसके बाद जो इसका टेक्स्ट लाइन है वो मुझे करना है सेंटर, इसका जो कलर है वो मुझे करना है वाइट। ओके, तो यहाँ पे ये इसकी स्टाइलिंग हो गई और थोड़ी सी पैडिंग और दे देते हैं। तो इसकी पैडिंग मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल और ऐसा कर देता हूँ सेव। तो 10 पिक्सल थोड़ी बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसकी पैडिंग मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ और एक्स एक्सिस में 0 पिक्सल, वहाँ पे मुझे पैडिंग चाहिए।
अब मैंने ऐसे किया सेव, तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो एक काम करते हैं, ये आई थिंक ये जो H1 टैग है उसके डिफ़ॉल्ट मार्जिन की वजह से, तो यहाँ मैं स्टार लगा के मार्जिन कर देता हूँ 0 और ये मैंने किया सेव। तो ये देखिए अब तो कम लगने लगी है, तो यहाँ पे पैडिंग हमें करनी होगी 10 पिक्सल और यहाँ सेव करने के बाद अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमें यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट बनाना है जिसमें कि हमारा ये ऐड कॉन्टैक्ट है और ये एक फॉर्म है जिसमें नेम और ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कंपोनेंट अपना कंप्लीट कर लिया है जो कि है नैपबार कंपोनेंट, जो कि हमारी app.js में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ app.js में हमारा एक कंपोनेंट आ गया है जो कि है नैपबार कंपोनेंट। अब हमें दूसरा कंपोनेंट बनाना है, तो इस कंपोनेंट को देखें हम क्या नाम दे सकते हैं। तो इसमें बेसिकली कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, सॉरी कॉन्टैक्ट्स ऐड हो रहे हैं, तो इसको हम ऐड कॉन्टैक्ट नाम दे देते हैं। तो src में मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा और इसका जो फर्स्ट लेटर है इसके नेम का वो कैपिटल, तो ऐड contact.js। अब यहाँ पे मैं पहले तो इसकी लैंग्वेज कर लेता हूँ रिएक्ट। अब यहाँ पे एक मिनट, ये कुछ तो यहाँ मैंने इसकी लैंग्वेज रिएक्ट कर ली है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट लगाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम वही चीज़ हुई है। पहले तो उसने रिएक्ट को इंपोर्ट किया इस कंपोनेंट में और उसके बाद एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बन गया है हमारा पूरी तरह से। और उसके बाद ये जो डिव है मेन वाला, इसकी क्लास नेम मैं कर देता हूँ ऐड कॉन्टैक्ट। तो क्लास नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इसके बाद इस डिव के अंदर अब देखते हैं हमें क्या क्या करना है। तो पहले तो ये हेडिंग टैग चाहिए हमें, फिर उसके बाद ये फॉर्म चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो H1 टैग लगाएंगे जिसमें हम लिखेंगे ऐड कॉन्टैक्ट और उसके बाद हम एक यहाँ पे फॉर्म बना लेंगे। फॉर्म का भी एक्शन हम कुछ भी नहीं करते और आगे भी कुछ नहीं करेंगे बिकॉज हम इसमें सिर्फ डिज़ाइन बना रहे हैं। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम div डॉट नेम नाम से एक डिव बनाएंगे जिसके अंदर हम पहले तो लगाएंगे लेवल टैग। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ये जो लेवल टैग है ना, यहाँ पे फॉर की जगह HTML4 आया है। तो ये भी एक चेंज है रिएक्ट में आने के बाद। जैसे कि क्लास का क्लास नेम हो जाता है तो यहाँ पे फॉर का HTML4 हो जाता है। तो फॉर है ये नेम और यहाँ पे डालना है मैं नेम। इसके बाद मैं लगाऊंगा इनपुट टैग, टाइप होगा इसका टेक्स्ट और इसका नेम मैं कर देता हूँ नेम और इसके बाद इसका प्लेस होल्डर भी कर ही देते हैं हम यहाँ एंटर योर नेम। अब इसको सेव करने के बाद अगर हम यहाँ देखें तो कुछ भी नहीं आया और उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अभी हमने इसे app.js में इंपोर्ट ही नहीं किया है। और app.js क्या, हम चाहें तो इसे किसी भी कंपोनेंट में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे navbar.js में यहाँ पे डाल दूँ इसे, तो दिखाता हूँ मैं आपको। और यहाँ पे मैं ऐड कॉन्टैक्ट लिखता हूँ तो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया और उसके बाद ये इस डिव के अंदर ही मैं यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट वाला जो मेरा कंपोनेंट है उसे लगा देता हूँ। अब सेव करने के बाद ये देखेंगे आप कि ये जो नैपबार है उसी के अंदर यहाँ पे मेरी ये हेडिंग और ये जो मैंने इनपुट टैग लगाया था वो आ गया है। यानी कि हमारा ऐड कॉन्टैक्ट वाला जो हमारा कंपोनेंट था वो नैपबार कंपोनेंट के अंदर ही आ गया है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और इसे लगा देता हूँ मैं app.js में। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा ऐड कॉन्टैक्ट और उसके बाद यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट लगा दूँगा और इसे सेव करने के बाद मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। तो ये आ गया है और ये यहाँ से क्यों नहीं गया है, आई थिंक हमने वहाँ पे सेव नहीं किया। तो ये navbar.js में मैं सेव करता हूँ तो अब ये चला जाना चाहिए और हाँ ये चला गया है। अब यहाँ पे हमने नेम तो डाल लिया है और क्या चाहिए हमें, ईमेल एड्रेस और बटन और चाहिए। तो यहाँ मैं वापस आता हूँ ऐड कॉन्टैक्ट.js में और यहाँ पे इस डिव को हम कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब इसमें कुछ चेंजेस होंगे। तो पहला चेंज तो ये कि यहाँ पे जहाँ जहाँ नेम है वहाँ वहाँ ईमेल कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने ईमेल कर दिया और यहाँ पे ये ईमेल नहीं होगा, यहाँ पे तो नेम ही होगा। और इसका जो टाइप है उसे टेक्स्ट की जगह मैं कर देता हूँ ईमेल और प्लेस होल्डर कर देता हूँ राइट योर ईमेल एड्रेस और इसे कर देता हूँ सेव। तो ये देखिए यहाँ पे ये ईमेल के लिए भी जो इनपुट टैग है वो आ गया है। अब इसके बाद हमें इसे स्टाइल करना है।
तो देखिए हमारा मेन यहाँ पे पर्पस रिएक्ट सीखना है, तो मैं स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं यहाँ सिंपली इसका एक अलग कंपोनेंट बना लेता हूँ और जो इसकी स्टाइलिंग है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, या खुद अगर आप स्टाइलिंग करेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टाइलिंग कर ली है और ये मैं आपको पूरी दिखा देता हूँ। तो ये मैंने इनपुट टैग स्टाइल किए हैं। डिटेल्स जो हमारी क्लास है, डिटेल्स इसमें कोई क्लास है क्या, तो यहाँ पे हमें फॉर्म को डिटेल्स क्लास देनी होगी। तो यहाँ मैं फॉर्म को क्लास नेम दे देता हूँ डिटेल्स और यहाँ मैंने सेव कर दिया। अब ये डिटेल्स क्लास नेम दे दिया मैंने और यहाँ पे ये बटन नहीं बनाया अभी हमने, तो बटन और बना लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो CSS है वो इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ बटन, और इस बटन को ID दे देता हूँ BTN और इसे टाइप दे देता हूँ मैं सबमिट और यहाँ पे लिख देता हूँ सबमिट। सेव कर दिया मैंने और इसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर इंपोर्ट कर लूँगा अपनी CSS। तो यहाँ इंपोर्ट करने के लिए वही हम सिंटैक्स यूज़ करेंगे, इंपोर्ट के बाद कोट्स और उसके बाद ./add contact.css और यहाँ मैंने किया सेव। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारी CSS है वो अप्लाई हो चुकी है। अब देखते हैं इसके बाद हमें और क्या करना है। तो यहाँ पे अब हमें नीचे ये HR एक लाइन लगानी है और उसके बाद ये हमारी लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक HR टैग। HR टैग मुझे कहाँ लगाना चाहिए, तो इसी ऐड कॉन्टैक्ट डिव के अंदर ही लगाना है सब कुछ। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये डिव के अंदर ही हमें सब कुछ क्यों करना है, तो देखते हैं अगर हम डिव के बाहर कुछ करते हैं तो क्या होता है। तो मैं डिव के बाहर एक HR टैग लगाता हूँ और करता हूँ सेव। तो ये देखिए एरर आ गया यहाँ पे। तो ये एरर इस वजह से आया है क्योंकि हमें ये जो पूरा ये रिटर्न लगाया है हमने, तो रिटर्न के बाद एक पर्टिकुलर टैग होना चाहिए जिसके अंदर सारा कंटेंट हो। तो अगर आपको एक से ज़्यादा डिव लगाने भी हों तो आप कुछ इस तरीके से उन्हें इन सीमेंटिक टैग्स के अंदर बंद कर सकते हैं। तो ये देखिए अब ये सब कुछ सही वर्क कर रहा है क्योंकि मैंने इन्हें इन टैग्स के अंदर, ये जो एरोज हैं इनके अंदर बंद कर दिया है। लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप इसकी जगह एक ही डिव जो आपका मेन डिव है, जिसके आपने क्लास नेम दी है अपने कंपोनेंट के नेम से रिलेटेड, उसी के अंदर सब कुछ कीजिए। तो यहाँ पे ये जो HR है इसको मैं ऊपर ले आता हूँ और यहाँ पे करता हूँ सेव। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारी लाइन है वो आ गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक लिस्ट बनानी है ना, तो उसके लिए एक अलग कंपोनेंट बनाएंगे और उस कंपोनेंट को इस बार हम app.js में नहीं डालेंगे, इस बार हम डालेंगे अपने add contact.js में। तो यहाँ पे SRC में मैं एक contact list.js नाम की फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं RFC लिखता हूँ। तो RFC लिखने के बाद ये हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट यहाँ पे बन चुका है और इस डिव में मैं लिख देता हूँ क्लास नेम। तो क्लास नेम है यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है तो ये मैं अनडू करता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि आप अगर देखते हैं तो जैसे ही वो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनता है तो यहाँ पे हमारे मल्टी कर्सर होते हैं। एक कर्सर तो होता है फंक्शन के नेम पे और एक डिव के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक ही कर लेता हूँ ताकि वो फंक्शन के नेम में कोई चेंज ना आए। और यहाँ पे मैं क्लास नेम अब डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट लिस्ट और इसे करूँगा सेव। अब यहाँ देखते हैं कि मुझे क्या क्या चेंजेस करने होंगे। तो मुझे ये लिस्ट बनानी है। तो यहाँ इसकी जो सबसे पहले तो मुझे एक डिव बनाना होगा, उसके बाद 2 पैराग्राफ टैग और एक बटन। तो यहाँ इसी क्लास कॉन्टैक्ट लिस्ट डिव के अंदर मैं एक डिव बनाऊंगा जिसको कि मैं नाम दे देता हूँ लिस्ट और उसके अंदर मैं एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ और इस पैराग्राफ को मैं क्लास नेम दे देता हूँ नेम डिस्प्ले और इसके अंदर अभी के लिए कोई भी ऐसा ही नाम डाल देता हूँ। फिर हम एक और पैराग्राफ टैग लगाएंगे और इसको भी मैं क्लास नेम दे देता हूँ ईमेल डिस्प्ले। सेव करने के बाद ये कुछ हमारा ऐसा दिख रहा होगा। एक्चुअली अभी हमने इंपोर्ट नहीं किया इसलिए वो नहीं दिख रहा है। तो ऐसा करते हैं कि बटन भी लगा लेते हैं फिर ही इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने बटन लगाया। तो ऐसा करते हैं ये बटन जो है ये हम
कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर ये जो लिस्ट डिव है इसी के अंदर ही बना देते हैं। तो यहाँ पे ये बटन और इसकी आईडी में कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि हमारा डिलीट बटन होने वाला है। और इसके अंदर मैं कर देता हूँ DELET, डिलीट लिख देता हूँ। अब ये किया मैंने सेव। अब सेव करने के बाद देखते हैं कि अभी नहीं आएगा वो, क्योंकि हमने इसे एक्सपोर्ट तो किया है बट इंपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ ऐड contact.js में मैं पहले तो इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा इंपोर्ट और उसके बाद हमारे कंपोनेंट का नेम जो भी हमें इंपोर्ट करना है, तो कंपोनेंट का नेम है यहाँ कॉन्टैक्ट लिस्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैं वो कंपोनेंट डाल देता हूँ। अब इसे मैं करूँगा सेव। तो ये हमारी लिस्ट आ गई है। अब इसे स्टाइल और करना है। तो स्टाइल फिर से मैं यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट लिस्ट CSS बना लेता हूँ। तो ये SRC में मैं बनाऊँगा एक कॉन्टैक्ट लिस्ट नाम की CSS फाइल, और उसके अंदर जो CSS है वो मैं कॉपी कर देता हूँ। और सेव करने के बाद अब देखते हैं यहाँ पे, तो अभी ये स्टाइलिंग नहीं आई है। ओके, यहाँ पे हमने CSS अभी इंपोर्ट नहीं की है, इस वजह से यहाँ पे स्टाइलिंग नहीं आई है। तो अब ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट CSS है ये हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट कंपोनेंट के लिए चाहिए। तो हम कॉन्टैक्ट लिस्ट कंपोनेंट के अंदर ही इस CSS को कर देते हैं इंपोर्ट। और यहाँ मैं करूँगा ऐसा सेव। अब सेव करने के बाद देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हमारी परफेक्टली स्टाइलिंग हो गई है इस कंपोनेंट की। तो यहाँ पे हमने काफ़ी हद तक ऐसी ही साइट बना ली है। अब बस हमें एक चीज़ और इसमें करनी है। मैं आपको प्रॉप्स बता देता हूँ। प्रॉप्स क्या होते हैं, तो सपोज़ यहाँ पे हम आते हैं ऐड contact.js में। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये रिटर्न कंपोनेंट के ऊपर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट लिखूँगा, मैं यहाँ पे एक एरे बनाऊँगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, एरे का नाम मैं दे देता हूँ कॉन्टैक्ट्स इक्वल टू, यहाँ पे मैं एरे बनाऊँगा और इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाऊँगा जिसके अंदर मैं लिखूँगा नेम। नेम में कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ, सो सपोज राहुल, और उसके बाद एक ईमेल लिख देता हूँ। अब इसके बाद मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। और इसे सेव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एरे बना लिया है कॉन्टैक्ट्स नाम का, जिसके अंदर मेरे दो ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें कि इसमें दो यूज़र हैं जिनके नेम और ईमेल लिखे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये जो कॉन्टैक्ट्स एरे है इसको मैं पास करूँगा कॉन्टैक्ट लिस्ट में। इसकी जो डिटेल्स हैं, इसका जो डेटा है वो मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में पास करूँगा। और वो कैसे करूँगा, मैं सिंपली कॉन्टैक्ट लिस्ट जो हमारा कंपोनेंट है उसके टैग में मैं यहाँ पे कुछ भी मैं नेम दे सकता हूँ। तो मैं डेटा नेम दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ इक्वल टू करके कर्ली ब्रेसेस लगा के मुझे जो भी डेटा इंपोर्ट करना है मुझे उसका नेम लिखना होगा। तो मुझे ये कॉन्टैक्ट्स नाम का एरे इंपोर्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ मैंने कॉन्टैक्ट्स लिख दिया। तो अब ये एज अ प्रॉप्स, जो प्रॉप्स की हम फुल फॉर्म मान सकते हैं प्रॉपर्टीज। तो जब भी हमें किसी पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पास करना होता है तो हम प्रॉप्स का यूज़ करते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट ऐड कॉन्टैक्ट है, यानी ऐड कॉन्टैक्ट के अंदर ही कॉन्टैक्ट लिस्ट है। ये एक चाइल्ड है कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐड कंपोनेंट का। तो इस वजह से हम ऐड कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट लिस्ट में ईजीली प्रॉप्स के थ्रू डेटा पास कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ सेव। अब ये जो डेटा है ये हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे पहुँच गया है। अब इसे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे हमें रिसीव करना होगा। और वो रिसीव कैसे करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे प्रॉप्स। अब यहाँ प्रॉप्स लिखने के बाद हमने यहाँ पे पैरामीटर प्रॉप्स पास कर दिया है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि हम ये रिटर्न के पहले हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा console.log props। तो ये आपको पता चलेगा कि ये प्रॉप्स में है क्या। तो अब यहाँ पे सेव करने के बाद मैं आपको कंसोल में दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट की जो 5th लाइन है जहाँ पे हमने लिखा है console.log.props, तो वो हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है जिसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम और ईमेल है हमारे यूज़र्स का। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ऑसम तरीके से वर्क कर रहा है हमारा प्रॉप्स का जो फीचर है।
तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमें प्रॉप्स डेटा दे रहा है, जो कि नेम और ईमेल वो दे रहा है, वो हम डायनामिकली हमारे इन दोनों पैराग्राफ टैग्स में पास करवाएंगे। और वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ वापस ऐड कॉन्टैक्ट वाले कंपोनेंट में आएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट्स वाला जो मेरा एरे है, पहले मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट्स, और इस पे लगाऊंगा मैं मैप फंक्शन। अब आप देख रहे हैं कि ये वाइट टेक्स्ट आ रहा है, ये मतलब कुछ हो नहीं रहा है। तो वो बेसिकली इसलिए क्योंकि अगर हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है, ये जो रिटर्न टैग है, रिटर्न के अंदर अगर हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो हमें डेफिनेटली कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना ही होगा। तो मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ कॉन्टैक्ट्स वाला जो एरे है उसमें लगाऊंगा एक मैप फंक्शन। अब यहाँ मैं फैट एरो फंक्शंस का यूज़ करूँगा और इसके अंदर ये जो हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट है डाल देता हूँ मैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो पैरामीटर है इसको हम कर देंगे कॉन्टैक्ट, और यही पैरामीटर हम ऐसा डेटा पास करेंगे यहाँ पे। तो मैं कॉन्टैक्ट्स में से एस हटा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट्स वाली एरे है उसमें से एक एक करके ऑब्जेक्ट आएंगे, राइट। तो पहला ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका वेरिएबल नेम होगा कॉन्टैक्ट, और वो चला जाएगा हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले कंपोनेंट में, फिर वो जाएगा हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले कंपोनेंट में। तो इस वजह से क्या होगा कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कॉन्टैक्ट्स एरे में 2 ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अपने आप 2 कॉन्टैक्ट लिस्ट कंपोनेंट बन जाएंगे। मैं यहाँ पे अभी सेव करके आपको दिखाता हूँ ये सब कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न, और उसके अलावा यहाँ पे मैं console.log कॉन्टैक्ट लिख दूंगा और करूँगा सेव। अब यहाँ पे देखते हैं तो लगता है कुछ एरर आ गया है। तो यहाँ पे कह रहा है द एरर अकर्ड इन द ऐड कंटेंट, ये कह रहा है कंसोल इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे सी कैपिटल बना दिया है मैंने, उस वजह से ये हो रहा है आई थिंक। अब यहाँ पे मैंने ऐसे किया सेव, तो अभी भी कुछ एरर आ रहा है। ये कह रहा है कॉन्टैक्ट इज नॉट डिफाइंड, बट कॉन्टैक्ट क्यों नहीं डिफाइंड है। तो ओके गाइस, यहाँ पे हमने पैरामीटर में स्मॉल सी है और यहाँ पे हमने कैपिटल सी किया है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ स्मॉल सी और सेव करता हूँ इसे यहाँ पे। तो अब देखते हैं, अब कोई एरर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कोई भी एरर नहीं है, और इसको आप अभी इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट लिस्ट कंपोनेंट बन गए हैं। अब हमें एक और चीज़ करनी है कि यहाँ पे ये जो आपको नेम्स और ईमेल्स दिख रहे हैं वो हम डायनामिकली जो भी हमारे एरे के अंदर है वो यहाँ पे पास करवाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको कंसोल में दिखा देता हूँ कि जो भी हमने console.log कर रखा है तो वो हमें कैसे मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे 38 जो लाइन नंबर है हमारी, तो उसका मैं आपको पहले तो दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पहले हमें राहुल जो नेम है उसका ईमेल एड्रेस और नेम मिला, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है केशव, फिर उसके बाद केशव का मिला। इसी तरह से ये जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला कंपोनेंट है वहाँ पे भी हमने जो console.log लगाया है उसमें भी यहाँ पे एक एक करके ऑब्जेक्ट आए। इसी वजह से यहाँ पे पहला एक जब ऑब्जेक्ट आया तो एक कंपोनेंट बन गया, फिर जब दूसरा ऑब्जेक्ट आया दूसरा कंपोनेंट बन गया। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला कंपोनेंट है तो इसके अंदर हम आएंगे, और ये जो प्रॉप्स हैं, तो प्रॉप्स आप देख सकते हैं हमें प्रॉप्स क्या दे रहे हैं। तो यहाँ प्रॉप्स के अंदर ये कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला मैं खोलूँगा एक ऑब्जेक्ट। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें नेम और ईमेल मिल रहा है। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमें पास करना है प्रॉप्स, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका नेम वाली वैल्यू, और यहाँ पे हमें पास करनी है प्रॉप्स ऑब्जेक्ट की ईमेल वाली वैल्यू। अब इसे करते हैं सेव। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आया, आई थिंक हमें ये ओके। तो सॉरी गाइस, यहाँ पे हमें props.data करना है। तो यहाँ मैं करूँगा props.data, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमने कंपोनेंट में props पास किया है इसको हमने वेरिएबल नेम डेटा दिया है। तो सपोज अगर हम यहाँ पे मल्टीपल props पास करेंगे तो जो उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी वो उनके वेरिएबल नेम से ही होगी। इस वजह से हमें प्रॉप्स के बाद जो भी हमें प्रॉप चाहिए होता है उसका वेरिएबल नेम भी लिखना होता है। तो यहाँ मैं props.data लिखूँगा, और यहाँ पे भी props.data.name, और उसके बाद यहाँ पे props.data.email, और इसे करूँगा सेव।
और अब देखते हैं, तो ये देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें राहुल और ये जो केशव है वो यहाँ पे पास हो गए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम मल्टीपल प्रॉप्स भी पास कर सकते हैं और उनके वेरिएबल नेम्स के थ्रू हम उनका जो डेटा है वो पास अलग अलग कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम मल्टीपल प्रॉप्स भी एक कंपोनेंट में पास कर सकते हैं और जो उनका डेटा होगा वो हम उनके वेरिएबल नेम्स के थ्रू props.variable नेम डाल के हम उसे गेट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं लास्ट एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट लिस्ट में आते हैं तो ज़रूरी नहीं हम प्रॉप्स ही लिखें। हमने जो भी वेरिएबल नेम से अपना प्रॉप्स पास किया है तो सिंपली हम यहाँ प्रॉप्स की जगह कर्ली ब्रेसेस डाल के वो अगर वेरिएबल नेम डाल देंगे, तो मैं यहाँ डेटा डाल देता हूँ, तो यहाँ पे हमें प्रॉप्स लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। हम अगर डायरेक्टली यहाँ पे डेटा लिखेंगे, यहाँ पे डेटा डॉट नेम लिखेंगे और यहाँ पे डेटा डॉट ईमेल लिखेंगे और इसे करता हूँ मैं सेव, तो देखिए तब भी ये सेम वर्क कर रहा है बिल्कुल परफेक्टली। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे इसके पैरामीटर में बता दिया है कि यहाँ पे डेटा नाम का एक वेरिएबल है जो कि हमारे लिए कुछ प्रॉप्स ला रहा है। और यहाँ पे अगर हम सपोज मल्टीपल यहाँ पे प्रॉप्स पास कर रहे होते तो हम ये डेटा कॉमा जो भी दूसरा वेरिएबल नेम होता, जो दूसरा प्रॉप्स होता उसका, तो वो डाल देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप प्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये वीडियो देखने के बाद और सारे बेसिक्स सीखने के बाद आप चैट एप्लीकेशन वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। सो बाय गाइज, हैप्पी कोडिंग।